हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान में अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो हम देखेंगे कि एक छोटा सा जो प्राणी है वो किस तरह से पाचन, श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेढक से संबंधित जानकारी को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है हमारा कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना सामान्य नाम लिखिए। यानी जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है। तो ये सारे प्रश्नोत्तर एक वाक्य में उत्तर दो, ये इन्हीं के हैं। तो जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है उसका सामान्य नाम है हमारा क्या, तिलचट्टा यानी कॉकरोच। कॉकरोच जो है वो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो उसका साइंटिफिक नेम है, और सामान्य नाम क्या होता है उसका, तिलचट्टा या कॉकरोच। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, केंचुए में कितनी शुक्राणुधानियाँ पाई जाती हैं। तो केंचुए में कितनी शुक्राणुधानियाँ पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो केंचुए के 6 से लेकर 9वें खंड तक, यानी हम केंचुए में देखेंगे कि जो खंड ब्लॉक पाए जाते हैं जब उसकी निचली सतह में देखते हैं, तो 6 से लेकर 9वें खंड में 4 जोड़ी शुक्राणुधानियाँ पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी शुक्राणुधानियाँ पाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न बोलता है कि तिलचट्टे में अंडाशय की स्थिति क्या है। यानी तिलचट्टा जब देखेंगे जो उसमें कॉकरोच में अंडाशय कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति को बताना है। तो जो अपना तिलचट्टा है उसमें उदरी भाग में 3 से 7 खंड में, केंचुए के उदर गुहा के 4, 5 एवं 6 खंडों में अंडाशय पाया जाता है। यानी इन खंडों में, केंचुए के उदर गुहा के 4, 5 खंडों में अंडाशय पाया जाता है। अब पूछ रहा है तिलचट्टे के उदर में कितने खंड होते हैं। अभी पूछा था कि अंडाशय कहाँ पाया जाता है, अब पूछ रहा है कि कितने कितने खंड होते हैं। तो 3 से 7 खंड पाए जाते हैं, याद रखिए, तिलचट्टे के उदर भाग में। अगला प्रश्न बोलता है कि मैलपिघी नलिकाएं कहाँ पाई जा रही हैं। तो अब जो मैलपिघी नलिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। देखिए, तिलचट्टे के मध्यांत्र व पश्चांत्र, यानी मध्य का भाग मिडगट जिसे बोलते हैं और जिसे हाइंडगट बोलते हैं, तो वो के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतले पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम मैलपिघी नलिकाएं कहते हैं। और ये जो मैलपिघी नलिकाएं हैं वो तिलचट्टे में क्या करती हैं, उत्सर्जन अंग का काम करती हैं, उत्सर्जन में सहायक होती हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला प्रश्न बोलता है हमारा कि रुधिर के कणीय अवयव क्या हैं। यानी ब्लड में हमारे कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो पहला होता है प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। यानी ये 4 पार्ट्स होते हैं ब्लड में। तो रिपीट कर रहे हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अगला प्रश्न बोलता है मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आइए हम देखते हैं मेढक का पाचन तंत्र क्या है। देखिए, मेढक का पाचन तंत्र, मेढक का जो पाचन तंत्र है वो किस तरह है, आप देखिए। ऊपरी हिस्सा जो है वो ईसोफेगस है, उसके ईसोफेगस के वो जो मैरून कलर से दिखाई दे रहा है वो है लिवर। लिवर के नीचे जो है फूला हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है वो कहलाता है स्टमक। स्टमक के नीचे ये कुंडलित जो संरचना दिखाई दे रही है वो कहलाती है उसकी इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन के जो बीच में फूला हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है वो रेक्टम कहलाता है, और रेक्टम का निचला भाग कॉक्लिया कहलाता है। इस तरह से आपको मेढक के पाचन तंत्र में और लंग्स, इन पार्टों को बताना है। आप देख रहे हैं मध्य भाग में जो ऊपर की ओर जो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है उसके मुख के पास, उसी के नीचे जो भाग है ये कहला रहा है हार्ट। तो आपको मेढक के पाचन तंत्र में सिर्फ पार्ट जो हैं वो लिवर, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, कॉक्लिया, इन पार्टों को बताना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन है पाचन तंत्र का चित्र। तो पाचन तंत्र में यही पार्ट आते हैं, आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बोल रहा है कि मेढक की मूत्रवाहिनी और मेलपिगी नलिका के बारे में समझाना है और इनके कार्य को बताना है। तो मेढक की मूत्रवाहिनी का जो कार्य है वो क्या है। नर मेढक में वृक्क से 2 मूत्रवाहिनी निकलती हैं। तो याद रखिए, जो मेढक होती है उसमें 2 मूत्रवाहिनी निकलती हैं। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वारा, अभी अपन ने चित्र में देखा था, अवस्कर द्वार में खुलती हैं। तो आप चित्र में देखिए, जो मूत्रवाहिनी रहेंगी तो वो अवस्कर नीचे की ओर दिख रहा है, जिसको हम कॉक्लिया कह रहे हैं, वो अवस्कर कहलाता है। अब हमारा बोल रहा है कॉक्लिया कह रहा है क्लोएका में खुलती हैं। मूत्रवाहिनी मूत्रजनन नलिका के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है। याद रखिए, यूरिया एक उर्वरक खाद के रूप में है, इसीलिए तो मेढक अगर जमीन में पाया जा रहा तो हमें पृथ्वी में जो खनिज तत्व जो यूरिया के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, तो मेढक अर्थवा में इनसे ही तो प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, उत्सर्जन के दौरान यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं। अतः उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं, जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं और इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब अगला इसी में बोल रहा है मूत्रवाहिनी नाइट्रोजन अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकलने में मदद करती हैं। तो ये हुआ हमारे मेढक की मूत्रवाहिनी का कार्य। अब अगला कार्य है, हम जानेंगे कि मेलपिगी नलिका क्या कार्य करती हैं। तो मेलपिगी नलिका हमने पहले ही इसके आंसर में जाना कि मेलपिगी नलिका क्या कार्य करती हैं। आइए अब हम जानेंगे कि मेढक की 2 श्वसनीय पेशियों के नाम बताना है। तो मेढक की 2 श्वसनीय पेशियां हैं, एक तो स्टेनोइड पेशियां और दूसरी है पेट्रोहाइड पेशियां। तो ये 2 है मेढक में पाई जाने वाली पेशियां हैं, क्योंकि मेढक जो है वो उभयचर जंतु है। उभयचर का मतलब ये होता है कि यह जल में भी पाया जाता है और थल में भी पाया जाता है, इसीलिए इसे श्वसन के लिए, यानी जब जल में रहेगा तो उसमें अलग श्वसन करेगा और थल में रहेगा तो अलग प्रकार का श्वसन करेगा। तो जल और थल दोनों में श्वसन की क्रिया कर लेता है, इसीलिए इसमें 2 प्रकार की श्वसनीय पेशियां पाई जाती हैं। तो एक होता है स्टेनोइड और दूसरा होता है पेट्रोहाइड। तो आपको ये 2 नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम देख रहे हैं कि मेढक का नर जनन तंत्र क्या है। तो नर जनन तंत्र में उसके ऊपर जो देखिए फिंगर के समान निकली हैं वो उसकी फैट बॉडीज़ हैं, और फैट बॉडीज़ से निचले भाग में देख रहे हैं वह उसकी किडनी है, और निचले भाग में जो हम देख रहे हैं फूला हुआ भाग कहला रहा है वो कहला रहा है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट हम बी के ऊपर भाग को देख रहेंगे जिसको बोलते हैं टेस्टिस। तो आपको ये 4 पार्ट्स आपको डिफाइन करने हैं नर जनन तंत्र में। तो ये है मेढक का नर जनन तंत्र। अब हम देखेंगे कि मेढक के नर जनन तंत्र के बारे में लिखना क्या है आपको। तो मादा मेढक में एक जोड़ी अंडाशय से द्रवकर जो है उसी स्थान पर स्थित होता है, और जहाँ पर न मेढक में वृषण होते हैं यह देह गुहा की पृष्ठ दीवार से एक झिल्ली द्वारा लटके रहते हैं। इस झिल्ली को अंडाशय धर कहते हैं।
याद रखना, वो झिल्ली के द्वारा लटका हुआ, आप भी देखा था आपने चित्र में, उससे अंडाशय धर कहते हैं। 2 अंडवाहिनी अंडाशय से दूर तथा देह गुहा के अगले भाग से लेकर अवस्कर तक विस्तारित होती है। तो अपने चित्र में देखा कि पूरे जो पार्ट है वो अंडाशय तक, अवस्कर जैसे हम क्लुक्का बोलते हैं, इधर तक पूरा विस्तारित होती हैं। तो ये है मेढक के नर जनन तंत्र का पार्ट। अब अगला प्रश्न बोलता है हमारा कि मास्ट कोशिकाएं कहाँ होती हैं, ये किन पदार्थों का स्रावित करती हैं। तो मास्ट कोशिकाएं सामान्यतः रक्त वाहिनियों के चारों तरफ, याद रखिए, रक्त वाहिनियों के चारों तरफ अंतराली ऊतकों में पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं रक्त वाहिनियों के चारों तरफ अंतराली, मतलब कोशिकाओं में जो डिस्टेंस है तो अंतराली ऊतकों में पाई जाती है। ये कोशिकाएं हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन इत्यादि पदार्थों का स्रवण करने का काम करती है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो कोशिकाएं जो हैं वो क्या स्रावित करती हैं। तो ये मास्ट कोशिकाएं जो हैं वो हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन इन पदार्थों को स्रावित करती हैं जो रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। तो मास्ट कोशिकाएं ये कहलाती हैं और ये इन पदार्थों का क्या कर रही हैं, स्रवण कर रही हैं। अगला प्रश्न बोलता है रुधिर एवं लसिका में पाई जाने वाली 2 समानताएं बताना है। रुधिर और लसिका में 2 समानताएं पाई जाती हैं। तो रुधिर में याद रखिए दोनों में ही WBC पाए जाते हैं, यानी ब्लड में भी WBC है और लसिका में भी WBC है, तो दोनों में समानता हो गई। दूसरा बोलता है दोनों में शर्करा, यूरिया, अमीनो अम्ल, लवण इत्यादि समान मात्रा में होते हैं, यानी अगर हम रुधिर में देखें तो और लसिका में देखें तो। इसके साथ ही दोनों में थक्का बनाने की क्षमता होती है। रुधिर में भी थक्का बनाने की क्षमता होती है और लसिका में भी थक्का जमाने की क्षमता होती है। तो ये हुई हमारी समानताएं। तो रुधिर और लसिका में ये समानता है, WBC की समानता है, शर्करा, यूरिया, अमीनो अम्ल, और दोनों में ही थक्का जमाने की क्षमता होती है। तो ये हमने जाना मास्ट कोशिकाओं के बारे में और रुधिर लसिका की समानता के बारे में। अगला प्रश्न बोलता है पॉलीसाइथीमिया क्या है। तो पॉलीसाइथीमिया हमारे शरीर में पाई जाने वाले ऐसे अनियमितताएं हैं, जो ऐसी अनियमितता है जिसमें रुधिर के अंदर RBC की संख्या में असामान्य रूप से वृद्धि हो जाती है। याद रखना, कोई भी जीव है उसमें RBC में जो है RBC की संख्या है उसमें असामान्य रूप से वृद्धि हो जाए तो वो रोग कौन सा रोग कहलाएगा, पॉलीसाइथीमिया रोग। ठीक है। अब अगला प्रश्न बोलता है हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन क्या कार्य करते हैं। तो अभी हमने जाना था कि मास्ट कोशिकाओं में ही क्या हो रहा है, ये स्रवण हो रहा है इसका। तो हिस्टामिन क्या करता है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, रुधिर का थक्का जमाने में कौन सहायक है, हिस्टामिन। दूसरा बोलता है हेपेरिन, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। तो देखिए, अगर ब्लड है हमारा बाहर निकलता है तुरंत थक्का जमने लगता है, पर ब्लड अंदर है अपने तो रुधिर नहीं जमता है। तो किसके कारण, हेपेरिन के कारण। अगला बोलता है सेरोटोनिन का क्या कार्य है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर दाब का नियंत्रण, यानी ब्लड सही रूप से फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो करने का काम कौन कर रहा है, सेरोटोनिन। क्योंकि ब्लड भी एक सही टाइम पे भी जाना चाहिए ना धमनियों में, सिरों में, तो वो फ्लो करने का काम सेरोटोनिन कर रहा है। तो ये तीनों कार्य किसके हैं, हिस्टामिन के, हेपेरिन के और सेरोटोनिन के। तो आपको अच्छे से याद रखना है तीनों के कार्य। एक रक्त का थक्का जमाने में सहायक है वो हिस्टामिन है, जो रक्त का थक्का ना जमने दे वो हेपेरिन है, और जो रक्तवाहिनी में रुधिर को दाब को बनाए रखता है वो है सेरोटोनिन। तो ये आपके कार्य हैं इन तीनों के। अगला प्रश्न है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताइए जो कशेरुकियों को रक्त को जमाने का कार्य करता है। तो वो है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन क्या होता है,
रक्त को जमाने का कार्य। फाइब्रोनेजिन एक क्या होता है, जाल जैसी रचना बन जाती है। उस जाल जैसी रचना बनने के कारण क्या होता है, क्लॉटिंग की क्रिया आसानी से होती है और उस जाल में ब्लड की सेल्स फंस जाती हैं और वो क्लॉटिंग की क्रिया होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताना था, तो वो प्लाज्मा प्रोटीन कौन है, फाइब्रिनोजन। अगला क्वेश्चन बोलता है हैवर्सियन तंत्र किन जंतुओं के ऊतकों में पाया जाता है। स्तनधारियों में हैवर्सियन नलिका कहाँ पाई जाती है, तो हैवर्सियन तंत्र स्तनधारियों की अस्थि में पाया जाता है। याद रखना है आपको ये कि हैवर्सियन नलिका कहाँ पाई जाती है, हैवर्सियन तंत्र स्तनधारियों की अस्थियों में पाया जाता है। अस्थियां मीन्स बोन्स। अगला है अस्थि और उपास्थि में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट है अस्थि और उपास्थि में अंतर। तो आइए जानते हैं अस्थि उपास्थि में अंतर। अब अस्थि और उपास्थि में अंतर ही बोलता है कि जो अस्थि है ये ठोस पदार्थों से बनी होती हैं और उपास्थि कैसे बनी होंगी, अर्ध ठोस व लचीले पदार्थों से बनी होंगी। और अस्थि जो है किससे बनी है, आप देखना ध्यान से, ये अंतः कोशिकीय स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवणों भरे रहते हैं, लवणों से भरी रहती है। यानी अस्थि जो है वो अंतः कोशिकीय स्थान में क्या भरा रहता है, कैल्शियम और फास्फोरस अस्थियों में। और उपास्थि में क्या होता है कि जो अंतः कोशिकीय स्थान में प्रोटीन व शर्करा भरा रहता है। यहाँ क्या भरा हुआ है, कैल्शियम और फास्फोरस, और इसमें क्या भरा हुआ है, प्रोटीन व शर्करा। तो देखिए हम चित्र के माध्यम से भी जान सकते हैं। अभी देखिए मैं अब चित्र के माध्यम से भी आपको बताऊं। इसके बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है। तो अस्थि में क्या पाई जाती है, अस्थि मज्जा पाई जाती है। और उपास्थि में क्या पाया जाता है, अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती। तो ये आपको याद रखना है, उपास्थि में अस्थि मज्जा नहीं होती, बोन मैरो नहीं होता, और जबकि अस्थि में अस्थि मज्जा पाया जाता है। आइए अब हम चित्र देखते हैं, क्या चित्र है ये देखिए, अस्थि और उपास्थि के चित्र। याद रखिए अस्थि किस तरह से दिखाई दे रही है, ये अस्थि का चित्र है और दूसरे तरफ उपास्थि है। अस्थि को हम याद रखिए क्या कहते हैं, बोन, और उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए आप अस्थि और उपास्थि के चित्र से समझ गए होंगे कि अस्थि क्या है और उपास्थि क्या है। तो अंतर से हमने जान लिया कि अस्थि जो है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस है, और जबकि उपास्थि है उसमें आप उसके डिफरेंट ही गुण हैं, प्रोटीन और शर्करा के कारण। तो ये हुए अस्थि और उपास्थि में अंतर। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। अब हम अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं। आज की वीडियोस के लिए यहीं तक। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।